बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान राफ़िया अवान और मेरे साथ मौजूद हैं आपके हरदिल अज़ीज़ होस्ट सैयद फ़ारूक हसन। नाज़रीन कराम, कल सैयद फ़ारूक हसन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे, लाहौर गए थे। और क्यों गए थे? क्योंकि आप सबकी जानिब से उन्हें इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मिला है कि उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनकी गिरा कदर खदमात पर उन्हें तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। आज के शो में मैं पहले उनका तारुफ़ कराऊंगी, फिर उनको प्रोग्राम थ्रो करूंगी। सैयद फ़ारूक हसन ने 32 साल पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के साथ गुजार लिए हैं, मुसलसल एंकरिंग से वाबस्ता रहे हैं। PTV ने फ़ारूक हसन को एंकरिंग में सन 2000 से लेकर अब तक आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में रखा है और यही वजह है कि कल उन्हें आला तरीन सिविल एजाज़ से नवाजा गया। पाकिस्तान की बात की जाए नाजरीन, या पाकिस्तान के बाहर की, जब भी टेलीथॉन कंडक्ट करने की बात आती है तो सैयद फ़ारूक हसन सबसे आगे होते हैं और समाजी मसाइल को उजागर करते हैं और मुतवस्सित तबके की मदद के लिए कोशां रहते हैं। चाहे बात हो ऐवान सदर की या फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस की, मेन एंकर रहे हैं। हम आप सभी उनको देखते हैं कि वो किस तरीके से नेशनल डे प्रोग्राम्स को होस्ट करते हैं। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात की जाए तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। IBA से उन्होंने अपना एजुकेशनल करियर का आगाज़ किया, रिटेल बैंकिंग के टॉपर रहे और बैंकिंग में भी 28 साल का तजुर्बा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, ग्रिंडलेज में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस पर रहे। और बतौर इंसान बीइंग ए होस्ट मैंने उन्हें कैसा पाया? खुश अखलाक, खुश लिबास, खूबसूरत नशिस्त व बर्खास्त रखने वाले, जिससे मिलते हैं अपना गर्विदा बना लेते हैं, सैयद फ़ारूक हसन। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया राफ़िया। आपने तो मुझे लग रहा था किसी और का तारुफ़ आप पढ़ी, आपने तो मुझे बताया नहीं। मतलब मैं बड़ा वो हम्बल्ड फील कर रहा हूँ और ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, कल मुझे तमग़ा इम्तियाज़ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिया गया और मैं इस हौसला अफजाई के लिए, और जो है मेरे पास अल्फाज नहीं है। पाकिस्तान मेरा मुल्क है। मैं हमेशा इस चीज़ में यकीन रखता हूँ कि मेरी शनाख्त में, मेरी पहचान, मेरी आन, मेरी शान पाकिस्तान है। हम जो कुछ हैं अपने मुल्क की वजह से हैं। और मैं कहता हूँ कि गो कि हमने वो कुर्बानियाँ और वो तकालीफ़ नहीं सही और देखी जो हमारे असलाफ़ आबा व अजदाद ने पार्टीशन के वक्त देखी थी, लेकिन ये एक ऐसी नेमत है जिसकी हमें कदर करनी है। इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, मैं हर फोरम पे कहता हूँ। और आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले अल्लाह ताला का, जिसने इस काबिल बनाया, जिसने मौका दिया कि मैं अपने फ़न को, अपने हुनर को दुनिया के सामने रख सकूँ। व तइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ। और उसके बाद अपने वालिदैन, अपनी फ़ैमिली, अपने उसातिज़ा का, जिन्होंने हर लम्हे, हर मौके पे मेरी इनकरेजमेंट की, मुझे सिखाया, चलना सिखाया। और इसमें मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरी बहनें, उसके अलावा मेरे उसातिज़ा जो कि ना सिर्फ स्कूल में, कॉलेज में, मीडिया में, बैंकिंग में, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कौमी इदारे में, मैं उनका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। मीडिया में मैं मोइन अख्तर साहब, दिलदार परवेज़ भट्टी साहब, उमर शरीफ साहब, क्या कितने नाम हैं, मैं क्या क्या बताऊँ, ज़िया मोहुद्दीन साहब। और आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम लोगों का, उन तमाम दोस्तों का जो हुनर में, फ़न में, अदब में मुझसे कई गुना ज़्यादा हैं, लेकिन दुनिया अभी उन्हें नहीं जानती। उन सब का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि यकीनन और उनका वक्त आएगा, सबका वक्त, मतलब अल्लाह ताला, आप मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला ज़रूर नवाजता है। तो ये मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज कुछ तारुफ लंबा हो गया और आपने तो मेरे पे पूरी एक पढ़ दी, मुझे लगा कि किसी और का तारुफ पढ़ेंगे। बिल्कुल आप डिज़र्व करते हैं, अल्लाह ताला आपको बट थैंक यू वेरी मच। और अबव ऑल पाकिस्तान टेलीविज़न में जितने मेरे उसातिज़ा हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, कासिम जलाली साहब, अमजद बुखारी साहब, नरगिस हाशमी साहिबा, जितने भी MD रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, सबके साथ मेरी बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही और मैंने बहुत सीखा अपने तमाम उसातिज़ा से। मैं किसी एक का नाम लूँ तो बड़ी ज़्यादती होगी, मेरे ख्याल में जितने भी मेरे उस्ताद रहे हैं मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ख़ातिन हज़रात, आज 13वां रोज़ा रमज़ान पाकिस्तान की ट्रांसमिशन, लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन में हम आपके साथ हैं और
माह सियाम तकरीबन आधा ख़त्म हो चुका है, ख़त्म होने वाला है और बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। मौसम भी बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। आई एम श्योर आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा पूरे मुल्क में मौसम आहिस्ता आहिस्ता खुश्क और गर्मी की तरफ बिल्कुल बढ़ रहा गामज़न है। और ऑब्वियसली जूँ जूँ मौसम ज़रा सख्त होता है तो रोज़ा जो है वो भी थोड़ा सा सख्त हो जाता है, प्यास के मामले में, भूख के मामले में, थकावट के मामले में। लेकिन रोज़ा इसी स्पिरिट का नाम है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसी तरह गुजारें जिस तरह आप गुजारते हैं, और ये सब कुछ बर्दाश्त करें हौसले से और डिसिप्लिन से। आज का जो हमारा मौजू है उस हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है दीन के बुनियादी अज्जा। अगर ये अज्जा सीख लिए जाएं, समझ लिए जाएं और इसे इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमारा दीन हम पर मुकम्मल हो जाता है। अगर हम अज्जा की बात करें तो सबसे पहले आता है अक़ीदा, अल्लाह पर ईमान, उनके आखिरी नबी पर ईमान, आखिरत पर ईमान, तो हमारा अक़ीदा मुकम्मल हो जाता है। अक़ीदा मुकम्मल है तो ये इमारत खड़ी हुई है, मजबूत है। इबादत की अगर बात करें तो फिर दो तरह की इबादत है, एक वो जो बंदे को अल्लाह से मुंसलिक करती हैं और बंदे को बंदे से मुंसलिक करती हैं। अल्लाह से मुंसलिक करने वाली इबादत में रोज़ा, ज़कात, हज, और जब बंदे की हम बात करें तो आपने किसी गरीब को खाना खिला दिया, किसी के पास दस्ते शफ़क़त रख दिया, हुकूकुल इबाद में आ जाते। फिर बात आती है नाज़रीन मामलात की, ये तीसरा जुज़ है। मामला यानी कि हर तरह के मामलात आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इंसानों के बीच के मामलात, वो लेन देन हो, कारोबारी हो, बिल्कुल ख़रीदो फ़रोख्त है, सौदा ले लिया तो आपने वादा, कोई बात आप अगर कमिटमेंट करते हैं किसी से, बिल्कुल वो भी इसी में मामलात में आता है। फिर आता है मुआशरत, चौथा जुज़ है। मुआशरत में क्या है कि आपकी मुश्तरका समाजी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। आप किसी रियासत का हिस्सा हैं और वहाँ पे क़वानीन बनाए गए हैं तो आपने उसकी हुदूद व क़यूद में रहते हुए समाज को ऐसे रखना है कि सब मिलकर मोहब्बत से रह सकें, ना कि जंगल जैसी सूरत हाल बन जाए आपके लिए। बिल्कुल, जब जंगल को जंगल इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे कानून नहीं होता और जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। बिल्कुल। और सबसे आखिर में आता है नाज़रीन, आखिरी और पांचवा जुज़ है अखलाकियात, यानी कि सही गलत, अच्छे और बुरे का फ़ैसला करना। बिल्कुल जी, और अच्छाई जो है वो तभी पनपती है जब बुराई ख़त्म होती है। बेशक। और ये दोनों ऑपोजिट हैं, मतलब बुराई की पहचान आपको तब होती है जब अच्छाई हो माशरे में, और अच्छाई की पहचान तब होती है जब बुराई हो। तो यकीनन ये 5 जो राफ़िया आपने बताए, बिल्कुल ये बुनियादी अकायद हैं, बुनियादी जुज़ हैं, और ये हमें हर हालत में ऑब्ज़र्व करने चाहिए एक अच्छे माशरे के लिए। और इस्लाम आपको मालूम है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, बिल्कुल ज़िंदगी गुजारने का पूरा मुकम्मल गाइड है, मुकम्मल तरीका है, और ये तमाम वो डिसिप्लिन्स हैं, वो पिलर्स हैं जिनके ज़रिए आप एक अच्छा मुआशरा इस्तवार कर सकते हैं। अच्छा जी, आज की ट्रांसमिशन में हमारे साथ मेहमान भी होंगे, हमारे साथ एक फ़िटनेस एक्सपर्ट भी होंगे, किचन सेगमेंट तो होगा ही होगा, और एक रिलीजियस स्कॉलर भी होंगे हमारे पास, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। लेकिन इस वक्त इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हस्ब रिवायत, हस्ब मामूल हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे, और आज ये सादत हासिल करेंगे कारी मोहम्मद इमरान नईमी सियालवी। सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा।
إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन कराम, आगे बढ़ेंगे, नाते रसूल मकबूल शामिल करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कारी तसद्दुक़ हुसैन फरीदी क़ादरी। शाहान जहाँ के से लिए शर्माए हुए क्या
गदाए हुए हैं। सुल्तान मदीना की अता और ये आसी सुल्तान मदीना की अता और ये आसी कुछ लोग तो इस बात पे चकराए हुए हैं। जन्नत की हवाएं उन्हें बहला न सकेंगी, जन्नत की हवाएं उन्हें बहला न सकेगी। जो आप की गलियों की हवा खाए हुए हैं। बन जाएगी माशर में नसीर अब तेरी बिगड़ी बन जाएगी माशर में नसीर अब तेरी बिगड़ी। सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं। शाहाने जहां किस लिए शर्माए हुए हैं। क्या बज़्म में तैबा के गदा आए हुए हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आएंगे हमारे आज के बहुत दिलचस्प मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेकबुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। इस मुबारक माह रमजान का दूसरा अशरा बाइस मग़फ़रत है।
ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और इरशाद बारी ताला, ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें तख्लीक किया और उनको भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। जिस ज़ात ने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी उतारा और इसके जरिए तुम्हारे लिए फलों का रिज्क निकाला, तो तुम अल्लाह का किसी को शरीक न बनाओ और तुम जानते हो। वेलकम बैक। रमज़ान पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। PTV न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से ये लाइव इफ्तार नशरियात आप देख रहे हैं। मैं हूं सैयद फ़ारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं राफ़िया अवान, और हमारे मेहमान शख्सियात से तारुफ़ करा दिया जाए पहले, उसके बाद इनसे बातचीत भी करेंगे और फिर किचन भी जाना है हमने। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं इंजीनियर कमरुल इस्लाम राजा साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है, मेंबर कौमी असम्बली हैं, फॉर्मर सिविल सर्वेंट भी हैं। इनसे बहुत मज़े की बातें करेंगे हम, और माह सियाम के हवाले से भी बात करेंगे। उनके साथ जनाब हमारे तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल जलाली साहब। डॉक्टर जलाली जो हैं रिलीजियस स्कॉलर हैं, और इनसे हम आज के टॉपिक के हवाले से भी बात करेंगे और माह सियाम के हवाले से इन जनरल भी बात करेंगे। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी मिस्टर जैक, एज़ इज़ नोन। वैसे इनका नाम ज़रक ख़ान है, लेकिन जैक के नाम से जाने जाते हैं। ये एक फ़िटनेस एक्सपर्ट है और बहुत सी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस अमेजिंग किस्म की, मिराकुलस किस्म की इन्होंने हफ्तों में की हैं। तो इनसे वो भी सीक्रेट पूछेंगे कि भाई ऐसा कौन सा काम आप करते हैं, ज़रा हमें भी बता दें, कौन सा खाना से रोकते हैं आप जिससे बॉडी इतनी ज़बरदस्त बन जाती है। जी, आप तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने का। पहले किचन का एक चक्कर लगा लें। बिल्कुल नाज़रीन, सबसे पहले किचन का एक चक्कर लगा देते हैं। पापा सैलिस के किचन में मौजूद हैं अरीज फातिमा, और उनके साथ मौजूद हैं शेफ़ नोमान, और जानेंगे उनसे कि आज क्या पक रहा है। जी बहुत शुक्रिया। आज पापा सैलिस के किचन में तैयार हो रही है बीफ स्टेक, लेकिन वो स्टेक जो अक्सर हम तैयार करते हैं उससे बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि ये स्टेक हैं स्टफ़। अब स्टफ़ किसके साथ हैं? वो हैं ब्लैक ऑलिव्स के साथ, ग्रीन ऑलिव्स के साथ और मशरूम्स के साथ ये स्टफ़्ड हैं। जो हमने अपना बीफ का लिया है पीस, उसमें हम कट करेंगे और उसके अंदर ये सब चीज़ें स्टफ़ करेंगे। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हैं स्टेक के लिए, उसमें हमें चाहिए होंगे बेबी पोटैटोज़, चेरी टोमेटोज़, चीज़ चाहिए है, चीज़ स्लाइस चाहिए है, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और ऑरिगेनो, क्रश चिलीज़, और लास्ट में हमें चाहिए होगा पेपर सॉस जो कि हमने तैयार किया है बीफ स्टॉक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू अरीज, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इंजीनियर कमरुल इस्लाम राजा साहब से शुरू करते हैं। राजा साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आप मेंबर कौमी असम्बली इलेक्ट हुए हैं अपने हल्के से, आप पॉपुलर शख्सियत हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा आपके बैकग्राउंड के वाले से, मैं चाहूँगा कि वहाँ से शुरू करें। आप एक ब्यूरोक्रेट रह चुके, सिविल सर्वेंट, ये इब्तदाई नौजवानी में नौजवानी। ऑब्वियसली आपने एग्ज़ाम पास किया, बहुत टफ एग्ज़ाम होता है CSS का, और पता नहीं कितने कितने साल लोग तैयारी करते हैं कि 3 अटैम्प्ट्स होती हैं और उन अटैम्प्ट में क्लियर करना होता है। आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर? मैं इंजीनियर भी चूँकि था, तो इंजीनियरिंग में आपको पता है मेडिकल और इंजीनियरिंग दे आर यूज्ड टू सिटिंग, सख्त पढ़ाई के आदी होते हैं। तो 8-10 साल तो प्रॉपर, उस वक्त तो इंजीनियर्स का ज़्यादा और डॉक्टर्स का ज़्यादा रवाज होता है पास करने का भी। ओके, तो बहरहाल वो ज़िंदगी का वो फेज़ जो है बड़ा मुख्तसर सा था। अच्छा, और बड़ा प्लेजेंट भी था। और बट मेरी डाइवर्सिटी का आप अंदाज़ा इससे करें कि मैं जिस महकमे का बानी अफसर था
यानी अकाउंटेबिलिटी जब पाकिस्तान में शुरू हुई 96, तो आई वाज PSO टू द देन चेयरमैन नैब, जो पहले चेयरमैन, जो पहले चीफ एहतसाब कमिश्नर ही वाज देन कॉल्ड, नोमेनक्लेचर डिफरेंट था, नैब मुशर्रफ दौर में उसी को चेंज किया गया। ठीक ठीक। तो मैं उनका बानी भी था और फिर मैं उसी नैब के सेल में जिस महकमे को बनाया था, तो 2 people वॉकड इनटू दैट अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस, एक चीफ एहतसाब कमिश्नर और एक उनका PSO, फिर महकमा बाद में बना अल्टीमेटली। फिर मैं उसी और आप वहाँ पे सेल में रहे? फिर उस सेल में भी रहा 78 दिन का जिस्मानी रिमांड। तो पुराने कोई दोस्त रफ़ीक वगैरह वहाँ? जी, मुझे वहाँ पे कुछ सहूलियात ज़्यादा दस्तयाब थी, जो एक अफसर जो बाद में मेरे से बाद वहाँ पे उसी डिपार्टमेंट में आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि कभी कभी हफ्ते में एक दिन आपको सहन में चहलकदमी करा दिया जहाँ आसमान आप देख सकेंगे रात। वो तो उस वक्त वो भी बहुत बड़ी नेमत लगता है जब आप कैद में होते हैं। लेकिन इतनी सख्तियाँ कमर साहब और इतना कुछ आपने किया, हमारे माशरे में और हमारे यहाँ वैसे समझा जाता है कि सियासत में यूजली ऐसे होते हैं कि आपकी फैमिली में अगर कोई सियासत में हो तो आप बचपन से देखते हैं और आप फिर उसी लेगेसी को कैरी करते हैं, लेकिन कम ऐसा होता है कि कोई प्रोफेशनल जो एक अपने प्रोफेशन में सेट हो, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कोई ब्यूरोक्रेट, और वो छोड़ के सियासत में है। आपने वो प्लंज ली? जी नहीं, वो ऐसे नहीं है जी। आई वाज नेवर ए पॉलिटिशियन बाय चॉइस। ओके, ये भी एक तो किसने आपको इस समंदर में धक्का दिया? वो ऐसे हुआ कि नौकरी के बाद मैंने अपना तालीमी अदारे कोई स्टार्ट किए, एजुकेशन वाज माय पैशन, तो वो लकीली थोड़े से वो कॉलेज थे तो वो 3-4 हो गए और दे सक्सीडेड वेल। तो उस दौरान कोई ऐसे हालात पैदा हुए, वरना मेरे बाप दादा में कोई काउंसलर भी नहीं था, फैमिली ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पूरी फैमिली में कोई, आई एम प्रोबेबली द ओनली मेंबर नॉट इन यूनिफॉर्म, तो मतलब ऐसे था। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी में आप वन नेवर नोज़ कि उसने करना क्या है। वो एक स्टेज है, उसके ऊपर जो है डायरेक्टर कह लें, वो रख देते हैं कुदरत उसको, और ही हैज़ टू प्ले दैट रोल। तो फिर अल्टीमेटली आई लैंडेड इन पॉलिटिक्स। द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स। वी आर ऑल एक्टर्स जी। और मैं पंजाब असेंबली का भी मेंबर रहा, थ्राइस मैंने इलेक्शंस लड़े। फिर नहीं, वो प्लंज कैसे लिया आपने? तो क्यों, आप किसने आपको धक्का बस दिया? वो कोई फैमिली में कोई 1-2 ऐसे इश्यूज थे, तो किसी ने कहा जी पहले फर्स्ट वन ऑफ माय कजन्स, उसको यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा दिया, जैसे जिद होती है या कोई ऐसी जो चीज़, लड़ना है जी, लड़ना तो वो लड़ गया। उसके बाद वो लोगों ने मुझे ये नहीं किया और अल्टीमेटली मुझे इलेक्शन वो मैंने कंटेस्ट किया। तो बहरहाल मुझे मौका मिला। जब आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया आप जीत गए? मैं जी फर्स्ट इलेक्शन जीत गया जी। और फिर आपने कहा कि ये तो इतना मुश्किल नहीं है और मज़ा भी आया होगा कि यार ये तो लोग भी प्यार करते हैं, आप लोगों की खिदमत भी कर सकते हैं। फिर मैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का चेयरमैन रहा, तो वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक्सेल्ड उस अरसे में दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ऑर्गेनाइजेशन बनी। फिर पंजाब के जनूबी पंजाब को साफ़ पानी फराहम करने का एक जो है मिशन था मुकद्दस, कि वहाँ पर TDS थाउजेंड्स के हिसाब से जहरीला पानी लोग पी रहे, तो उसमें भी मुझे किरदार अदा करने का मौका मिला, जो कोई अनप्लेजेंट था चलें, लेकिन बहरहाल आई एम स्टिल सेटिस्फाइड। वो जो हमने 10 लाख की आबादी को जो नेस्ले मेयार का पानी दिया था, वो आज भी वो प्लांट्स चल रहे हैं, आज एज वी स्पीक टुडे, अभी भी वो ख़राब नहीं हुए। फिर आई वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन आइस्को। तो आइस्को एक ऐसी कंपनी है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, एक द ओनली एक्सेप्शन इन पाकिस्तान, जहाँ पर 500 अरब 600 अरब का बिजली का जो खसारा हो रहा है, ये जो 6-7 कंपनीज मिल के कर रही हैं, तो आइस्को वाज आल्सो वन ऑफ देम। लेकिन वो 2022 जून तक उसका खसारा था, कुछ 14 अरब का खसारा था, लेकिन जून 23 में उसका खसारा 14 अरब का बदल के तो 6 अरब के प्रॉफिट पे था। और ये इस वक्त ओनली कंपनी है पाकिस्तान में जिसकी लाइन लॉसेस कम हुई और जिसकी अखराजात कम हुए, और ये आज पॉजिटिव है। तो ये अल्लाह ताला ने मौका दिया और अल्लाह ताला ने हमसे ये। यहाँ आपसे पूछेंगे आपने ऐसा क्या ख़ास काम किया था, कोई गुर की बात जो है ना आज सबको बताएं, वो हमसे पूछेंगे। जाहिद साहब से आप पूछना चाह रहे हैं? हमारे साथ ही हैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल जलाली साहब हमारे साथ हैं, उनकी जाने भी बढ़ेंगे। आप मुमताज़ मजहबी स्कॉलर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, जामिया इस्लामाबाद के प्रिंसिपल भी हैं, शेख उल हदीस भी हैं। जलाली साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातें हैं, रहमतें हैं, इससे फैज़याब होने के लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए? शुक्रिया जनाब का। एक तो ये आज का ये प्रोग्राम बड़ा अहम और ज़रूरी प्रोग्राम है, और रमज़ान मुबारक की रहमतों बरकतों से अल्लाह ताला हम सब को फैज़याब करे।
आमीन। और अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास इनामात में से रमज़ानुल मुबारक एक ख़ास इनाम है। बेशक इसकी जिस कदर की जाएगी इसी कदर ही इसकी रहमतें बरकतें भी नसीब होंगी। तो हमारे लिए हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जो है एक रोल मॉडल है, काबिल तक़लीद नमूना है, आपका उसवा हसना हमारे लिए। तो इस लिहाज से रमज़ानुल मुबारक की रहमतों से फैज़याब होने के लिए ज़रूरी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत और रोशन किरदार को अपनाते हुए रमज़ानुल मुबारक के तक़द्दुस और एहतराम को मलूज़ ख़ातिर रखें और रमज़ानुल मुबारक की जितनी भी इबादात हैं, मामूलात हैं, उनको उस अंदाज़ में अदा किया जाए जो शरीयत मुतहरा ने हुक्म दिया है। इसलिए कि सही मानों में फैज़याब होने के लिए ज़रूरी है कि रमज़ानुल मुबारक के दिन का रोज़ा है तो वो एक रमज़ानुल मुबारक का ख़ास मामूल है। उसकी अदायगी के अंदर रमज़ान के रोज़े के जो फिर आदाब हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए। जो चीज़ें रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की वजह से नापसंदीदा करार दी गई हैं उनसे गुरेज़ की जाए। वैसे तो रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी बहुत सारी हमारी जो अखलाकी तौर पर हमारी रवैये और हमारे लिए तालीमात इस्लाम ने दिए हैं वो अपनाने चाहिए होते हैं, लेकिन रोज़े की हालत में अगर हम वही कोई इस्लामी अखलाक से गिरी कोई बात करेंगे तो यकीनन उससे हमारा रोज़ा भी मुतासर होगा। रोज़े की नूरानियत ख़त्म हो जाएगी जो रोज़े की एक इतनी अजीम इबादत है जिसके बारे में आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। कि जो रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखता है ईमान की हालत में इखलास के साथ रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो यकीनन रोज़ा के साथ जो है हमें जहाँ नमाज अदा करनी तो वैसे भी फ़र्ज़ है, उसका भी पूरा एहतमाम करना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए बाजमात नमाज अदा की जाए। और फिर रात की जो तरावी है, रात का क़याम है, वो भी रमज़ानुल मुबारक की एक स्पेशल इबादत है। उसके लिए भी ख़ास एहतमाम जो अहद सहाबा से चलता आ रहा है, जो सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत ली, और फिर नमाज तरावी का सिलसिला उसमें कुरान मजीद सुनाया जाता है, सुना जाता है। तो ये मैं समझता हूँ गनीमत जानना चाहिए। अगर हम रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से फैज़याब होना चाहते हैं तो फिर हमें रमज़ान के रोज़े पर भी कोई उकताहट नहीं होनी चाहिए और रमज़ान के रोज़े के दौरान भी अपने किरदार, अपने अमल, अपने अखलाक को बेहतर रखना चाहिए। वैसे भी झूठ बोलना, ग़ीबत करना, चुगलखोरी ये शरीयत मुताहरा में एक कबायर गुनाह में शामिल होते हैं, लेकिन रोज़े के साथ जो है और ज़्यादा इनमें गुनाह में शिद्दत आ जाती है और रोज़े का जो नूर है वो ख़त्म हो जाता है। बाकायदा तौर पे एक रवायत के अंदर तो ग़ीबत करने वाले अफराद को आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बाकायदा तौर पे फरमाया आप रोज़ा दोबारा रखें इसका। अगरचे फ़िकी लिहाज से जो है रोज़ा टूटता नहीं है इन कबायर से, इस रोज़े की नूरानियत ख़त्म हो जाती है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक चूँकि एक खालिस रहमतों बरकतों का महीना, एक तरबियत का और एक इस्लाह लेने का महीना है, तो इसमें हमें बहैसियत रोज़ेदार होते हुए भी हर चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे मेरा रोज़ा मुतासर हो। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के साथ जब कोई आदमी उलझता है, लड़ाई झगड़े पे उतर आता है, लोग तो आम रूटीन में कह देते हैं जी रोज़ा लगा था इस वजह से लड़ाई होगी, जबकि रोज़ा तो है ही ज़ब्ते नफ्स के लिए, कंट्रोल के लिए, अपनी तरबियत और इस्लाह के लिए है। रोज़े के साथ तो आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो तरबियत दी, आपने फरमाया अगर कोई रोज़े की हालत में आपके साथ उलझता है तो फल यकुल इन्नी इमरुन साइमुन, आप ये जवाब दे दें मैं तो रोज़ेदार हूँ। गोया कि रोज़ेदार आदमी की शान ये होती है कि वो किसी से उलझता नहीं है, तलखी नहीं बनाता, गुस्सा नहीं करता। तो ये गोया कि रमज़ानुल मुबारक की जो इबादात हैं इनसे पूरा पूरा फैज़ हासिल करने के लिए और इनकी रूह अपने अंदर समाने के लिए ज़रूरी है कि फिर हम शरीयत मुतारा के जो दिए गए आदाब हैं, जो हदायत हैं, उनके हवाले उनके मुताबिक हम रोज़ा रखेंगे, नमाज अदा करेंगे तो फिर उसकी सही मानों में बरकतें मिलेंगी उन्हीं बाउंड्रीज़ के अंदर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ज़र आपसे पूछना चाहूँगा, रोज़े में जहाँ स्पिरिचुअल क्लींजिंग होती है जैसे डॉक्टर जलाली बता रहे थे, वहाँ पे फ़िज़िकल क्लींजिंग भी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब फास्ट करते हैं
इतनी देर 12 घंटे से ज़ायद आपकी बॉडी में कुछ नहीं जाता, तो ऑब्वियसली वो बॉडी की भी एक डिटॉक्सिफिकेशन होती है। बिल्कुल। आप वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, आप बॉडी ट्रांसफॉर्म भी करते हैं। बिल्कुल। हमेशा एक मुनासिब डाइट, मुतवाज़न डाइट पे फोकस किया जाता है। अब रोज़े में तो एक मुतवाज़न डाइट बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इफ्तारी के बाद लोग भूख लगी होती है, एकदम इन्फ्लक्स होता है। हाउ डू यू मैनेज दैट? भाई इसमें मसला इसमें ये तो कि लोगों के लिए आसानी बड़ी बन जाती है विद रमज़ान के साथ। नॉर्मली जिस तरह आप देखते हैं लोग फास्टिंग कर रहे होते हैं, फास्टिंग का नाम देकर वो 16 घंटे 20 घंटे, हत्ता के लोगों को मैंने देखा कि इससे ज़्यादा भी 24 घंटे से ज़्यादा भी फास्ट कर रहे हैं जस्ट टू लूज़ वेट, कुछ नहीं जस्ट टू कुछ खाते ही नहीं है, और इससे भी ऊपर 2-2 दिन तक भूखे रहते हैं, एक मील रहते हैं। अब ये तो हम मुसलमानों के लिए एक प्लस पॉइंट कह लें, और कि अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए बनाई हुई चीज़ कि मैं आपके लिए 30 दिन तो मैंने वैसे ही फास्टिंग दे दी है, तो दूसरी फास्टिंग की आपको क्या इतनी ज़रूरत पड़ी हुई है। तो इससे ये कि जो हमारी क्लिनजिंग हो रही है उसके साथ हम लोग जो करना चाह रहे हो उनके लिए और मज़ीद हेल्प है। अब जिस तरह मैं वेट ट्रेनिंग के लिए नॉर्मली अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो मैंने दोनों तरीक़ों से वर्कआउट कर देखा, एक्सरसाइज कर देखा है कि पहले भी की है मैंने, रोज़े के दरमियान भी की है, और मैंने इफ्तार के बाद भी किया है, कि दोनों में एनर्जी लेवल में कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप कर सकते हैं, जिस तरह फास्ट वैसे रख सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं कर सकते। उसमें ये कि हम पानी पी लेते हैं, इसमें कि हम बिल्कुल ही टोटली कुछ नहीं ले सकते, इसमें ये होता है। ओके। बट ये कि इसमें आप क्लियरली आसानी इस तरह से आपकी कि आप ये थोड़ी तली और मुरगन ग़िज़ाओं से अगर दूर रहें, और अगर आप सिंपल घर का खाना कह लें जिसे आप वही सिर्फ खाएं, और अपनी कैलोरी को सिर्फ मेंटेन रखें कि मैं खा क्या रहा हूँ, कि रोज़ ही मैंने वो तले हुए पकौड़े और समोसे ही लेने हैं, बजाय इसके तो आप उसको स्टीम्ड और बॉइल्ड और ग्रिल्ड की तरफ चले जाएं, आप बारबेक्यूड की तरफ चले जाएं, थोड़ा सा वो ले लें, अगर थोड़ा सा टेस्ट देना चाहें मसाला वसाला ले लें, कोई चटनियाँ लगा लें साथ, तो आप जायका भी ले सकते हैं। टेस्ट बस टेस्ट ही डेवलप करना होता है, दैट्स इट। वो 20 मिनट की गेम होती है, उसके बाद आपके टेस्ट बड यूर गॉन, यूर फुल। स्लो भी खाना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता खाएं, तो और बेनिफिट होता है कि आपके पेट से ब्रेन तक सिग्नल टेक्स अराउंड 20 मिनट्स, एक सिग्नल देता है कि ये फुल हो चुका है। और जो इसलिए आप जो स्लो ईटर को देखेंगे वो नॉर्मली पतले होते हैं, जो फास्ट ईटर होते हैं दे आर मोर ग्रोन और बड़े। जब तक उनका सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता था तो पेट उनका फेल फुल हो चुका, चाहे वो उसने खाया या कम खाया, ज़्यादा खाया। तो क्या ऐसा है कि ज़्यादा मेस्टिकेट करने से हमारे पास खाना स्टमक में कम जा रहा है? हाँ नहीं, कम क्योंकि आप स्लो खा रही है ना। नहीं देखें, अगर एक अब समझे को 20 शख्स ले लें, ले लें 100 किलो या 100 किलो प्लस, या ओबेसिटी की तरफ है कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी, अब वो तेज़ खाता है बहुत, यानी कि स्पीड से खाता है उसको। जब बैठेगा वो, अगर आप 10 मिनट ले रहे हैं तो शायद 5 मिनट लेता हो, और वो ज़्यादा, तो उस 5 मिनट के अंदर वो ज़्यादा कंज्यूम भी करता है चीज़ें, और स्पीड से आपसे काफ़ी ज़्यादा हद तक वो कैलोरीज इनटेक कर रहा होता है, जो कि उसको नहीं समझ में आ रही होती। तो वो इसी उसमें अपनी वज़न भी गेन करता है, क्योंकि सारी के सारे वज़न। इसके अलावा एक और कैटेगरी भी है फारूक, मेरे जैसे लोगों की, जो बैठते हैं डाइनिंग टेबल पे और भूल जाते हैं कि उठना भी है। हाँ, ये भी है। अच्छा, यानी कि खाते हुए भूल जाते हैं, खाया फिर किसी चीज़ में लग गए जहन, मगर किसी को टाइम करके 2-3 वाले लिए फिर भूल गए। तो ये इस कैटेगरी में कह रहा है कि सोच समझ के, मगर थोड़ा सा सोच के खाया, थोड़ा सा सेंसिबली खाना। देखिए मैंने कभी मेरे क्लाइंट 25 साल से ज़्यादा ही हो गया मुझे करते हुए लोगों को, लाइक वुमेन एंड मैन, ऑल काइंड, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, जैसे भी है मेरे ट्रेन करते रहे मेरे साथ, मगर मैंने किसी को भूखा रख के नहीं कभी वेट लॉस करवाया, कभी खिला के वेट लॉस कराया। यार ये अच्छे ट्रेनर हैं, इनको जाना चाहिए। ज़बरदस्त है। आपके पास वापस आते हैं। कमर साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, एक तो मुझे ये शेयर करें ना कि ISCO में आपने क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए कि वो लॉस से प्रॉफिट में आ गया, और दूसरा सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आप सियासत में आए तो आपने एक चॉइस की, आपने एक जमात चूज़ करनी होगी ऑब्वियसली, बजाय इसके कि इंडिपेंडेंट रहे, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का इंतखाब किया। इसकी क्या वजह थी? क्या बरादरी सिस्टम था, या आपने खुद एनालिसिस किया कि कौन सी जमात बेहतर है और फिर आपने फैसला? देखें, टू बी रियलिस्टिक, अगर मैं आपको प्रैग्मेटिक जवाब दूं तो हर हलके की, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के एक हालात होते हैं। ठीक है। देखिए ना, मैं अगर सवाल किसी से करूं कि अगर आप जब आए मीडिया में तो वाई यू सिलेक्टेड एनी ऑफ द चैनल्स, ठीक है, तो जाहिर है जहाँ स्पेस होगी, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी, जहाँ पे मारूजी हालात वहाँ के, तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मिलजुल के, तो उस वक्त तो कोई ख़ास ऐसी वजह नहीं थी सिवाय इसके
कि फ्रॉम मतलब बिगनिंग से ही हमारी फैमिली जो एक थी वो मुस्लिम लीग की फैमिली थी सही, और बल्कि मोर स्पेसिफिकली जमात इस्लामी की। मैं खुद भी इस्लामी जमीयत तलबा के प्लेटफॉर्म से UET लाहौर का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया था। तो वो चूँकि IJI और PMLN और उस वक्त एक वो 9 सितारे था, वो ऐसे बने हुए थे, कोलेशन थी, तो उसमें शायद ऐसा हो गया। बहरहाल ये किसी भी आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से पूछेंगे तो वो शायद उस वक्त उस पार्टी से अपनी मोहब्बत को सामने रखते हुए बहुत सी बातें करेगा, लेकिन ये फैसला उस हल्के के मरकजी कई दफ़ा उस दूसरी तरफ स्पेस नहीं होती, एक ऐसे पर्सनैलिटी या ऐसी फैमिली मौजूद होती है कि जो, और दूसरी तरफ कहीं, तो इस किस्म की बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन PMLN का एक जो ट्रैक रिकॉर्ड था डेवलपमेंट का कामों के हवाले से, इस वक्त जो पाकिस्तान का मुआशी चैलेंज है वो ये है कि पूरे का पूरा कारोबार उधार पे चल रहा है। हत्ता ये कि जो वफाकी हुकूमत को कुल टैक्स रेवेन्यू मिलता है उसमें 1000 अरब मजीद कर्जा लेके कर्जों की अदायगी होगी। तो चाहे वो सब्सिडी है, चाहे वो तनख्वाहें हैं, चाहे वो पेंशन हैं, चाहे वो तरक्याती बजट है, चाहे वो दिफा का बजट है, वो सब उधार लेकर कारोबार चल रहा है। तो अगर मज़ीद सब्सिडी देनी होगी उसके लिए मज़ीद उधार लेना होगा। ये एक फंदा है जिसमें हम फंसे हुए हैं, क्योंकि 4 सालों में जो इमरान खान की हुकूमत थी उसने पाकिस्तान की मईशत का जो कबाड़ा किया, आज उसके जो शिकंजे में पूरी कौम आई हुई है और गरीब अवाम उसकी कीमत महंगाई की सूरत में अदा कर रहे हैं। और जब इमरान खान ये तबाही कर रहा था तब हम अपोजिशन से चीख कर कह रहे थे कि इन फैसलों की और इस नाअहली की कीमत कई साल तक महंगाई की सूरत में कौम को चुकानी पड़ेगी, और वो अब आज जम चुका रहे हैं। इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम मुल्क की मईशत को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करें, ज़राअत की पैदावार बढ़ाएं, सनत की पैदावार बढ़ाएं, IT की पैदावार और बरामदात बढ़ाएं, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ज़्यादा कमाने के जो मंसूबे हैं वो शुरू करें। 2 साल में ये इंशाअल्लाह ताला जब इस्लाहात अपने नताइज देंगी, हुकूमत के ख़जाने में पैसा आएगा तो फिर हम और सब्सिडी दे सकते हैं। इस वक्त तो सूरत यह है कि जितनी सब्सिडी देनी है वो उधार लेकर देनी है, तो लिहाजा यूटिलिटी स्टोर्स की हद तक हुकूमत दे रही है, लेकिन इंशाअल्लाह जब मईशत मुस्तहकम होगी तो बाकी भी जो कीमतें हैं वो खुद ब खुद फिर उनमें ठहराव आ जाएगा। हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर 12.5 अरब रुपए का सब्सिडी पैकेज माह रमज़ान में आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए ऑफ़र किया है। और मैं आज यूटिलिटी स्टोर पर आया था देखने के लिए कि यहाँ पर आटा, चीनी, घी और जो लोगों की बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं क्या वो दस्तयाब हैं या नहीं है। मुझे देख के खुशी है कि स्टोर के ऊपर जो आटा और चीनी, घी और बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें उनका स्टॉक वाफर मौजूद है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर की इंतज़ामिया इस सहूलत को पाकिस्तान के ज़रूरतमंद लोगों को माह रमज़ान में बेहतर तरीके से पेश करने के लिए इसी तरह इंश्योर करेगी कि हर वक्त स्टॉक दस्तयाब हो और लोगों को मुश्किलात ना हो। पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए हुकूमत कोशा है कि हम जितना भी गरीब अवाम को रिलीफ दे सकें, उसमें कोई हमारी तरफ से कसर ना रहे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया, जो आपने स्क्रीन पर इस वक्त मनासिर देख भी रहे हैं, अशिया की क्वालिटी चेक की। उनका कहना था बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि हमारी इस्लाहात से मईशत मजबूत होगी, दोबारा अपने पाँव पर खड़ी होगी। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया।
एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेकबुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। क्या करने जा रहे हैं? पंजाब हुकूमत की जानिब से रावलपिंडी के आवाम का आपको बड़ा प्यार हासिल है, तो आने वाले वक्त में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ज़रिए आप फैसिलिटेट करेंगे? देखें, मेरा तो हमेशा से मोटिव नारा आम आदमी रहा है। मैं ख़ुद मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, बल्कि मिडिल क्लास का भी जो थोड़ा नीचे वाला हिस्सा है मेरा, उससे ताल्लुक़ है। मैं शायद उन कैंडिडेट्स में शामिल हूँ जो कोई जिनका कुल ख़र्चा इलेक्शन में कोई 5, 7, 8 लाख होता है। ये मैं मतलब कोई अल्फलैला नहीं बयान कर रहा, हकीकत बयान कर रहा। तो मेरी फॉलोअर भी आम लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, जिनका वज़न नहीं है, जो प्रोफेशनल सियासतदानों के घरों के दरवाजे खटखटाने वाले नहीं हैं। डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, दीगर लोग हैं। उनका कोई क्या काम होता है, कहीं किसी को गलत शिकायत आ गई, पुलिस ने बुला लिया, किसी ने कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, यानी वो लोग नहीं हैं कि जो अपने कारोबारों को दवाम देने के लिए सियासतदानों के घरों पे होते हैं। तो कॉमन मैन के लिए हमारा पहले भी एजुकेशन थी। पिछले मेरे पंजाब के दौर में भी हमने कोई हाई और एलिमेंट्री स्कूल नहीं छोड़ा जिसमें IT लैब्स नहीं बनाई, जिसमें हॉल्स एग्ज़ामिनेशन नहीं बनाए, साइंस ब्लॉक्स नहीं बनवाए। तो मेरा तब भी एजुकेशन था, तो अब भी एजुकेशन और हेल्थ जो है वो टॉप प्रायोरिटी इंशाल्लाह होगी। इस ड्यूरेशन में 5 साल का हमें गैप एक हुआ, जिसकी वजह से हमारी वो जो एक रफ्तार थी या जो काम की थी वो मुतासर हुई बुरी तरह। तो अब इंशाल्लाह उसको बैक टू ट्रैक लाएंगे, कीपिंग इन व्यू द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द नेशनल किटी। ज़ाहिर है वो लिमिटेशंस तो हैं जी। सही। डॉक्टर जलाली साहब से, डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि एक झूठ बोलने के हवाले से आपने बताया, ऑब्वियसली बहुत से नुकसानात होते हैं किसी भी माशरे में। झूठी गवाही के हवाले से आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहूँगा कि अदालत में आके जो गवाह, और आपको प्रोफेशनल मिल जाते हैं इस तरह के जो बंदे होते हैं, कहते हैं आप हमें पैसे दें हम गवाही दे देंगे, बिल्कुल उसकी क्या सज़ा है और उसके बारे में हमारे मज़हब में क्या कहा गया? बस ये अफसोस के साथ कहा जाता है कि अदल व इंसाफ के बग़ैर कोई मुआशरा भी तरक्की पजीर नहीं हो सकता। तो अदल व इंसाफ के रास्ते में फिर इस तरह की जो रुकावटें हैं, इस वजह से फिर अदल व इंसाफ आम आदमी तक पहुँच नहीं पा रहा। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अदालतों में एक झूठी गवाही का, उससे पहले भी मैं समझता हूँ मुकदमे के आगाज़ में ही बहुत कुछ झूठ बोला जाता है, FIR के इंदराज से लेकर और बाकी अगले मरलों में भी। तो वो फिर इस तरह का, ये मैं समझता हूँ कि मुस्लिम सोसाइटी के अंदर जहाँ हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा शरीफ पढ़ते हैं, जिनको तो क़बल अज़ इलान नबूवत भी सादक और अमीन का लक़ब दिया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, जिनकी ज़बान से हमेशा सच ही निकला है, जिनका किरदार भी सच्चा, कौलो फ़ेल भी सच्चा, तो उनका कलमा पढ़ने वालों पर भी लाज़िम है कि वो अपनी ज़बानों में सदाकत लाएं, अपने किरदार में सच्चाई लाएं। और फिर ये कोई गवाही का झूठी देना, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, और झूठ की किस्मों में से ही ये एक किस्म है। अब इसका अंदाज़ा एक फ़रमान नबवी से आप इस तरह लगा सकते हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। आपने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, सहाबा इकराम से फरमाया क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में जो बड़ा कबीरा गुनाह है उसके बारे में ना बतलाऊँ? तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़रूर इरशाद फरमाएँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, कबीरा गुनाहों में जो बड़ा कबीरा गुनाह है वो अल्लाह ताला के साथ शिरक करना है। और दूसरा फरमाया वाक़ूक़ुल वालिदैन, वालदैन के नाफरमानी करना है। ये 2 अकबरुल कबायर जो बड़े कबीरा गुनाह थे, वो आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे और तकिया लगाए
टेक लगाए बैठे थे तो आपने इरशाद फरमा दिए। हदीस शरीफ में आता है कि जब आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने तीसरा कबीरे गुनाह, जो बड़ा कबीरा गुनाह है जी, उसके बारे में बताना था, तो आपने टेक छोड़कर सीधा बैठ के, यानी टेक छोड़ना गोया के उस बात की ताकीद करना मकसूद थी और इसकी अहमियत और इस पे जोर देना मकसूद था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक लेनी है, यहीं से बात शुरू करेंगे। आपने जानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ख़वातीन और ज़्यादा, एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक लेंगे, आपने जाना कहीं नहीं, स्टे ट्यून्ड। रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में नाजरीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़र इकबाल जलाली जो कि स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं, गुफ्तगू कर रहे थे इस मौजू पर कि झूठी गवाही देना कितना बड़ा गुनाह है। जी सर। मैं अर्ज़ कर रहा था, ये दरमियान में ब्रेक आ गई, उससे पहले एक हदीस पाक मैं सुनाना चाह रहा था, वो मुकम्मल नहीं हो सकी। आदाब हदीस तो ये पूरी की जाए, लेकिन ये ज़ाहिर ब्रेक का भी आप लोगों की अपनी एक मजबूरी होती है। तो उसमें आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो कबीरा गुनाह, जो अकबरुल कबायर का मतलब बनता है, जो कबीरा में से भी जो सबसे बड़े हैं, उनका तज़किरा आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। तो आप बैठे हुए टेक लगाए थे, उसमें अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना और फिर दूसरा वालदैन की नाफरमानी। एक तो ये समझने वाली बात है कि वालदैन की नाफरमानी को भी अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शिरक करने के साथ ही बयान किया, जो कबीरा गुनाह थे। और तीसरे नंबर पे जब आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने झूठी गवाही पर ज़ोर देना था, तो आपने हैत और शक्ल भी बदली, यानी टेक लगाने की बजाय सीधे होकर आका हुजूर ने फरमाया, अला शहादतुज़्ज़ूर, सुन लो खबरदार, झूठी गवाही जो है ये भी अकबरुल कबायर है, बड़े गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह बनती है। गुनाह कबीरा, हाँ, गुनाह कबीरा में से बड़े जो कबीरा गुनाह है ना, कबीरा गुनाह तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें जो बड़े कबीरा गुनाह उनमें ये बनती है। सही। इसलिए कि इसके साथ जो लोगों का हक वाबस्ता होता है, कितने लोग मुतासर हो जाते हैं, बल्कि देखा जाए तो कत्ल के केसेस होते हैं, उनके अंदर भी झूठी गवाही के वजह से ना जाने कितना मतलब नुकसान मुड़ जाता है। हाँ, इस वजह से कुरान मजीद ने भी वाज़े तौर पर फरमाया, वला तक्तुमु शहादा वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, कि जो गवाही है इसको छुपाओ भी नहीं। एक है झूठी गवाही देना, बड़ा कबीरा गुनाह है, एक गवाही का छुपाना, जहाँ गवाही की ज़रूरत है उसकी गवाही पर इंसाफ का दारोमदार है। अगर वो गवाही नहीं देता तो ज़ाहिर जो आदमी हकदार है उसको हक नहीं मिल रहा। बिल्कुल। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि वला तक्तुमु शहादा, शहादत और गवाही को छुपाओ भी नहीं। जो आदमी छुपाए वो दिल का गुनाहगार है, आसिमुन क़ल्बु, वो दिल का गंदा है, दिल का गुनाहगार आदमी है कि उसने एक मुसलमान के हक तलफी के लिए उसने जो शहादत देनी थी, गवाही देनी थी, वो नहीं दी। सिर्फ एक तो ये है ना कि गवाही देनी झूठी जो है ये कितना बड़ा जुर्म है, एक है गवाही देते ही नहीं है जबकि उसको देनी चाहिए। ये आज मुआशरे में मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी कि लोग समझते हैं कि इसमें आफियत है कि ना बोलो तो ना कोई जिम्मेदारी लो, जबकि इस्लाम की ये रवश नहीं है। इस्लाम के अंदर ये है कि कुछ अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है तो उसको जिम्मेदारी ली भी जाए और फिर ऐसे तरीके से उसको निभाया भी जाए। बिल्कुल सही। राय साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपका भी कोर्ट कचहरी में काफ़ी जो है एक सख्त दौर गुजरा, तो आपने कभी इस तरह की सिचुएशन एक्सपीरियंस किया आपने? ये गवाही का जो निज़ाम है ये बड़ा पाकिस्तान में दिलचस्प है। तो ये हमारे अदालती निज़ाम में जितनी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है शायद इतनी किसी और निज़ाम में नहीं है। आम तौर पे लोग इसे इग्नोर करते हैं या उसे एक मसनूई तकद्दुस की छतरी के नीचे उसको देखते हैं। हमारा कानून शहादत कुछ 150 साल पुराना है पहली बात पे। अब इतनी गवाहियाँ और आ गई हैं जो एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस हैं, डिजिटल एविडेंस हैं, लेकिन आज भी वो डिजिटल एविडेंस भी उस गवाही का मुताज। मैं एक आपको मिसाल शेयर करूं कि पहले होता था गवाही देने से पहले वो एक हल्फ देता था एक गवाह
कि जी मैं हल्फ देता हूँ कि मैं सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जी तो ये कुछ सोचा गया कि शायद ये कोई स्टेटमेंट नर्म है, तो गालबन 80s में, लेट 80s में या अर्ली 80s में एक स्टेटमेंट में तब्दीली की गई और ये कहा गया कि उसके अंदर कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और उसमें एक ऐड किया गया और बड़ा खौफनाक वो जुमला, बड़ा मुंह से अदायगी भी मुश्किल से होती है कि अगर मैं कहूँ, झूठ बोलूँ या सच ना कहूँ तो अल्लाह का कहर मुझ पर नाजिल हो। लेकिन गवाहियों की वो जो सूरत हाल है वो उसी तरह रही, बल्कि दिलचस्प अमर यह है कि जब कोई मुद्दई या मुल्ज़म को कहा जाता है उनके लीगल एड्स की तरफ से कि आप 4 बंदे ले, तो फिर वो जो गवाही है बेसिकली वो फैब्रिकेट अकॉर्डिंग टू केस वहाँ पे हुई जाती है। और अब तो अलमिया यह है कि जो सच्चे केसेस हैं जिसमें बिल्कुल क्लियर कट वीडियो मौजूद है मर्डर की मारते हुए, उसके लिए भी आपको 3-4 गवाह फैब्रिकेटेड लाने पड़ते हैं जो बताते हैं। और फिर जो डिजिटल एविडेंस है उसकी सिर्फ लाने के लिए, मसलन एक आदमी अदालत में रिकॉर्ड देने गया तो उसके लिए भी उसका प्रूफ होना ज़रूरी है कि हाँ यानी रिकॉर्ड मौजूद है, सिर्फ ये कि ये इसने दिया नहीं, तो इस बुनियाद पे लोग बरी हो जाते हैं। तो शहादत का कानून जो है ना, इसको बड़ा ही टेक्निकल है, बड़ा ज़रूरी और कितनी अहम है। ज़ैक के पास आप कुछ पूछना चाह रही हैं? ज़ैक से मैं ये पूछना चाह रही थी, ख़वातीन जो है बड़ा परेशान रहती हैं वज़न के हवाले से कि वज़न बढ़ गया। अच्छा, बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि सैलड्स भी खा रही होती हैं, वॉक भी कर रही हैं, एक्सरसाइज भी कर रही हैं, बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रही हैं, बावजूद इसके उनका वज़न कंट्रोल नहीं होता, कम नहीं होता। क्या वजूहात हैं, कहाँ वो मिस कर रही होती हैं, क्या चीज़ मिस कर रही होती है जिसकी वजह से? और डीमोटिवेशन बड़ी होती है इससे। अगर आप ना एक्सरसाइज कर रहे हो और यहाँ फिर आप डाइटिंग कर रहे हो और रिजल्ट ना आए तो आपको फिर देखिए जी, नंबर 1 जो मैं इतने एक्सपीरियंस के बाद जो मैंने निकाला है, एक चीज़ होती है सबसे मेजर चीज़ जो मैं, चाहे वो घर में कर रही हैं या किसी से कोचिंग ले रही हैं या समवन लाइक इफ़ यू हायर समवन टू ट्रेन यू, नंबर 1 गलती तो ये है पर्सनल ट्रेनर यू नीड टू। अगर आपको नहीं पता था कि अंदाजे में ट्रेनिंग या वज़न कम नहीं होता, अब मैं आइडिया लगा लूँ कि मैं इतनी देर में इतना कर लूँगी या मैं इतनी देर में इतना कर लूँगा तो और मैं कर लिया, और आपको मुझे पता से ही नहीं है, मैं यूट्यूब छान रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ और जो दुनिया जहान की चीज़ उस पर है मैं फॉलो कर रहा हूँ। और यकीन करें, ये अभी मैं वर्ड कैसे यूज़ नहीं कर सकता कि उसके अंदर जितनी आपको ये टिकटॉक की चल रहा है और जितने यूट्यूब चल रहा है उसमें जितनी बकवास उन्होंने दी हुई है कि ऐप्स बनाने से और एक्सरसाइजें कर करके और ऐप निकल आते हैं, सब बकवास। कोई ऐप लगाने से इस तरह ऐप नहीं निकलते। मतलब आप बता रहे हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन मेरे से झूठ और गलत इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर हमारी आवाम आधे से ज़्यादा गलत इन्फो लेकर फिर उसे इस्तेमाल करके, अब देखिए पेट लगाने मुझे हत्ता हो गया, पैक 6 पैक भी रखे, फलाना भी हुआ। जब आप पेट कितने अरसे से आप लगाते जाए तो वो मसल एक डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसको मसल की तरह लेना पड़ता है। और पेट की वाहिद वेस्ट लाइन ऐसी है, उसको जितना कम ट्रेन करें वो उतना जितना रिजल्ट देती है। अब देखिए ये चीज़ें फैक्ट नहीं पता होती। अब जब या तो फिर आपको किसी को हायर करें जो कि आपको ट्रूली गाइड कर सके, और दूसरी चीज़ जो इजी है, अगर मैं सबसे आसान हल बताऊं तो अपने पास आप लिखना शुरू करें। एटलीस्ट आप कैलोरी इनटेक अपनी ले के आ रही हैं, अंदाजे ना लगाएं। कि हमारे लोग अंदाजे लगाते हैं और उस पर सब कुछ बिलीव कर लेते हैं। निहारी की प्लेट चल रही है तो इसमें तो 100 ग्राम ही होगा। ओ भाई तुझे किसने कहा इसमें 100 ग्राम हो सकता है? 500 ग्राम तो भारी। अब हम एक स्नीकर बार खा लेते हैं या कोई भी चॉकलेट उठा लें, AYZ उठा के खा ली, अब उसे तो हम किसी खाते में नहीं लाते ना। अच्छा, बहुत सी चीज़ें जो कैलकुलेट ही नहीं करते, होती ही नहीं है। मैं बर्गर खा के घर गया हूँ, मैं फिर खाने पे बैठ गया हूँ, ऐसे भी लोग बर्गर को कंसिडर ही नहीं किया उन्होंने कि खाना है, वो को 250, 300, 400, 500 कैलोरीज तो खा कर फिर जा रहा है घर और फिर खा रहा है रोटी। भाई पिज्जा खा रहे हैं, एक स्लाइस ले लिया, बाद में खाना भी खा लिया, फिर खाना भी खा लिया, इधर से चावल भी चल रहे हैं, इधर से रोटी भी चल रही है। यानी आप कैलकुलेटेड, प्रॉपर इन्फॉर्म्ड नो योर फूड। हाँ, उनकी छोटी गलती, सबसे छोटी गलती यही होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। अगर वो कैलोरी काउंट करना शुरू कर दें कि मैं खा क्या रही हूँ, यानी कि जितना बैंक के एक गल्ला ले ले, छोटी सी मिसाल, उसमें डालते जाएं या निकालते जाएं, उसमें समझ तो आ जाएगी। अब मैं खर्चना शुरू करूँगा तो ऑब्वियसली कम होना शुरू है, मेरा बैंक है कम होना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं खर्चूँ ही ना, और डाली जाऊँ तो मुझे क्या आइडिया, कैसे पता लगेगा कि कम हो रहा है। तो सिंपल हल है कि अगर कोई भी मुफ्त ऐप्स हैं, बहुत पड़ी हैं इस वक्त इसके ऊपर, फ़ोनों पे हर एक के पास होती है, उसके ऊपर जाके कोई कैलोरी काउंटर ले लें, उसके अंदर जो खाएं उसमें लिखना शुरू करें। एटलीस्ट आपको पता हो कि प्रोटीन कहाँ खड़ी है, आप कार्ब्स कितने दिन के ले रहे हैं, आपका फैट इंटेक कितना क्या है, क्योंकि तीनों बनाकर ही आपका एक प्लेटर बनता है। बिल्कुल।
गुड प्रोटीन सबसे ऊपर रखते हैं हम लोग जो हम करते हैं, फिर साथ उसके गुड कार्ब्स रखते हैं। कार्ब्स के बगैर मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता। कार्ब्स मैं ज़रूर देता हूँ कि कार्ब्स जहाँ लो जाते हैं आपको एनर्जी भी नीचे जाती है और एक्सरसाइज नहीं होती। तो एक्सरसाइज पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, उस पर जान लगाएं, एक्सरसाइज करें, फुल अपना 100% दें। देखिए ये 100% देना भी एक बड़ी चीज़ है। काफ़ी लोग एफर्टलेस एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो सिर्फ चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं, ये नहीं होता। अब जिम चले जाना या एक्सरसाइज कर लेना ये मकसद नहीं है, उसको आपके अंदर से फील आनी चाहिए। इफ़ यू गिविंग योर 100% टू दैट इंटेंसिटी ऑफ योर एक्सरसाइज। देखिए ये एक और ये दूसरा पॉइंट आप उसी का साइकोलॉजिकली आपका फोकस, आपकी कनेक्टिविटी। नंबर 2 आपके एफर्ट है एक्सरसाइज में कि नहीं है, दिल से कर रहे हैं या बस टाइम पास ऐसे ही लगा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और जो इंटेंसिटी ऑफ द वर्कआउट फिर भी उसी में आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट आप ये कह रहे हैं कि वो एनर्जी जो आपको सिंक करती है वो बहुत अहम है। अगर आप किए जा रहे हैं लेकिन आपका जहन और दिल नहीं मान रहा, सिर्फ काम समझ के कर रहे हैं, छोटा एग्जांपल छोटा एग्जांपल अगर यहाँ से मैं फर्ज करें मैं 5 किलोमीटर चलता हूँ और मैं डेली चल रहा हूँ, मैं इस साल से चल रहा हूँ, 2 साल से चल रहा हूँ, मैं 5 पे टिका हूँ, तो मेरी बॉडी तो वैसे ही यूज टू हो चुकी है, तो वही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं 6 करूँ, 7 करूँ, 8 करूँ, 10 करूँ, मैं चैलेंज तो करूँ अपने आप को। मेरे वर्कआउट अगर मैं 45 मिनट का वर्कआउट अपने क्लाइंट को करा रहा हूँ, उसकी इंटेंसिटी नहीं है, उसकी स्वेट ही ब्रेक नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा? यानी कि फोकस रहना। आप जरा कह रहे हैं कि बहुत ही ज़रूरी है। आप हमारे साथ ही हैं स्टूडियोज़ में, मजीद भी सवालात आपकी जानिब लेकर आएंगे। नाजरीन, रमज़ान पाकिस्तान में इस वक्त हो गया है ब्रेक का, वापस आएंगे। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेकबुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के नाजरीन अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोजा इफ्तार करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरत। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। रमज़ान पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ये लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन है जो PTV न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं। मैं हूँ सैयद फारूक हसन और राफिया अवान मेरे साथ मौजूद है। किचन की जाने बढ़ेंगे नाजरीन और जानेंगे कि आज की हमारी डिश तैयार हो चुकी है या नहीं। ओवर टू यू अरीज।
जी बिल्कुल, हमारी जो स्टफ्ड स्टेक है वो तैयार हो गई है। अच्छा, मैंने आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दिए थे, अब मैं जल्दी से बता देती हूँ कि आपने इसको तैयार कैसे करना है। जो हमने अंडर कट का बीफ लिया था उसको हमने रेयर डन करना है। पहले तकरीबन 5 मिनट के लिए आप बनाएंगे मीडियम फ्लेम पर, और जब वो रेयर डन हो जाएगा, चूँकि उमूमन जो दूसरे ममालिक है उसमें रेयर डन ही स्टेक खाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि वेल डन स्टेक को पसंद किया जाता है, तो उस स्टेज पे हमने उतारना है। फिर इसको ग्रीन ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स और मशरूम के साथ स्टफ़ करना है और दोबारा से इसको वेल डन हमने करना है। जो बाकी चीज़ें हैं जैसे चेरी टोमेटोज़ हैं, बेक्ड बेबी पोटैटोज़ हैं, चेरी टोमेटोज़ के साथ मशरूम्स हैं और गार्लिक है, तो हमने इसको उसी टाइम अपने पैन में रख देना है ताकि ये भी उसी के मसालों के साथ और उसी का जो जूस है उसके साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। और फिर हमने इसको अपने प्लेटर में रख देना है फ्राइज़ के साथ। हमारे पास यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो 140 फ़ारेनहाइट था, यानी मीडियम टेम्परेचर पर आपने इसको बनाना है। पेपर सॉस हमने तैयार की है बीफ स्टॉक के साथ। अगर वो थिक हो जाती है तो उसमें आप कुकिंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग क्रीम अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसके लिए या तो बीफ स्टॉक यूज़ कर सकते हैं या तो बॉइलिंग वाटर यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड हमारे नाज़रीन के लिए स्क्रीन पर आया, उम्मीद है कि आपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नोट कर लिए होंगे। शेफ़ नोमान से ये जानना चाहूँगी कि हम इस बीफ के अंदर अगर ग्रीन ऑलिव्स पसंद नहीं है, ब्लैक ऑलिव्स या मशरूम के साथ कोई एडिशन करना चाहते हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो वो क्या होगी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चीज़ तो इसके साथ लाजमी जाएगी। उसके साथ आप ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स को निकाल के आप इसमें ब्लांच स्पिनच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी वेजेस यूज़ करनी पड़ेगी वो आपको ब्लांच करनी पड़ेगी इससे पहले। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारा प्लेटर तैयार है, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। बहुत शुक्रिया रीज, थैंक यू वेरी मच। राय साहब, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है ट्रांसमिशन का, क्योंकि अफ्तारी का वक्त भी होना चाह रहा है। आप इस वक्त हुकूमत में हैं, आपकी पार्टी हुकूमत में है, महंगाई का मसला है, आवाम परेशान भी है। कोई ऐसी बात बताएं कि आवाम जो है, कोई विजन ऐसी बताएं कि आवाम को थोड़ा सुकून मिले। देखिए, 3 चीज़ें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है मुख्तसरन, कि जिन पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। इसके अलावा बाकी चीज़ों को थोड़े अरसे के लिए, क्योंकि एक स्टेट ऑफ एमरजेंसी है, उसमें $1 का यानी फॉरेन एक्सचेंज का रेट है। सेकंड, एनर्जी प्राइसेस, यानी पेट्रोलियम की प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस पे इंडस्ट्री बिजली और ये फिर पूरा सर्कल तब चल सकता है। और हमारी हुकूमत की इस वक्त तमाम जो तरजीह है वो यही है मईशत, इन मईशत को ठीक करने पर, और इन 3 फैक्टर्स को जो आपको कि उसमें आर्जी तौर पे शायद उस पर थोड़ा बहुत कोई टफ टाइम आए भी, लेकिन बहरहाल ये है कि ये सीधा 2-4 का खेल है और अखराजात कम करने और आमदन का ज़रिया बढ़ाना है, और वो जो कशकोल पे जो दारोमदार था या इन्हिसार था उसे कम करना है। तो यही इस वक्त है, ये मुश्किल फ़ैसले हैं, इसमें पॉलिटिकल कैपिटल बर्न होने का अंदेशा है, बल्कि वो पिछले 16 माह में हुआ भी था। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो डिटर्मिन्ड है एट द कॉस्ट ऑफ इवन पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो इस मुल्क को गर्दाब से निकालने के लिए, और बाकी जो हमारे अदारे हैं वो भी इस पे ऑन बोर्ड। हमारी नेशन, हमारी कौम बड़ी रेजिलिएंट है, और यकीनन हम चाहेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर किसी को कोई कुर्बानी देनी पड़ती है उसके लिए भी तैयार हैं, प्रोवाइडेड कि हमें पता हो कि हम सही सिमत में जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये ऑब्वियसली ये आप लोगों पे है, मतलब कि आपने इस मुल्क को लेके जाना है आगे। आपको बहुत शुक्रिया राय साहब, आप तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जलाली, आपको बहुत शुक्रिया, आपको इंशाल्लाह हम दोबारा इनवाइट करेंगे। ज़रक, आपको भी दोबारा इनवाइट करेंगे, आपको भी बहुत शुक्रिया, बड़ी यूज़फुल टिप्स थी और आपने तो नोट कर लिए वो। बिल्कुल, मैंने नोट कर लिए। हाज़िर इसके साथ ही हमारी आज की ख़ुसूसी लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाह रहा है। उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय की होगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद फारूक हसन और राफिया अवान को दें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।